प्रिय बच्चों, हमने पूर्व के वीडियोस में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अलग अलग हिस्सों के बारे में विस्तार से एग्जाम्पल सहित समझा था। अब मैं प्रश्न कैसे हल करते हैं जो परीक्षा में आता है उसकी तकनीक बताऊंगा और कुछ प्रश्न हल करके भी दिखाऊंगा। इस वीडियो को देखने से पहले यह आवश्यक है कि मैंने जो पूर्व के वीडियोस बनाए हैं, थ्योरी समझाने के लिए 10 वीडियोस बनाए थे, एग्जाम्पल समझाने के लिए लगभग 6 वीडियो बनाए हैं। ये संख्या थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है। उन सभी वीडियोस को आप देखें, बार बार देखें, फिर हमारा ये फुल क्वेश्चन करने का वीडियो देखने का फायदा होगा। वहां जो बातें विस्तार से समझाई है, यहां उन्हें दोबारा विस्तार से तो नहीं समझाया जाएगा, नोट्स के माध्यम से कुछ इशारा जरूर किया जाएगा। सबसे पहले मैं जिस पुस्तक को आपको रेफर किया है उसका 9th एग्जाम क्वेश्चन ले रहा हूं। इस 9th क्वेश्चन में ये लिखा है, श्याम के पास 4 मकान है जिनका म्युनिसिपल वैल्यू बताया है। म्युनिसिपल वैल्यू का 10% म्युनिसिपल टैक्स पे किया है। फर्स्ट हाउस में खुद रहते हैं। सेकंड हाउस उन्होंने अपने बिजनेस के बेनिफिट के लिए एक एम्प्लॉय को रेंट पर दिया है और उससे 2000 रुपीज पर मंथ रेंट वसूल करते हैं। थर्ड हाउस के 2 टुकड़े कर दिए। 1/3 पार्ट का यूज वह खुद के लिए करता है और रिमेनिंग पार्ट में उसके माता पिता रहते हैं। इस हाउस की रिपेयरिंग करने के लिए 32,000 का उसने इंटरेस्ट प्रतिवर्ष पेमेंट करने का वह कार्य करता है। लोन अभी तक भुगतान नहीं किया है, अभी तक लोन भुगतान करना रहा है। फोर्थ हाउस का 5500 रेंट पर उसने लेट आउट किया है। इस फोर्थ हाउस को परचेज करने के लिए उसने जापान में रहने वाले एक नॉन रेजिडेंट इंडियन को उसे लोन लिया था और उससे हर वर्ष वो 10,000 इंटरेस्ट पे करता है टीडीएस कटने के बाद। सेकेंड हाउस और फोर्थ हाउस वैकेंट रहते हैं 2020-21 असेसमेंट ईयर अर्थात प्रीवियस ईयर 2019-20 के लिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन करनी है। ये पूरा क्वेश्चन है। जब क्वेश्चन पढ़ लें तो सबसे पहले मैं आपको एक रूल्स याद दिला दूं, फिर मैं सॉल्व करना शुरू करता हूं। हमने पढ़ा था हमारे पूर्व के वीडियो में कि अगर किसी के पास में केवल एक ही हाउस है तो अगर उन हाउसेज में वर्ड यूज होता है रेंटेड, चाहे पूरा चाहे आंशिक, तो उस पूरे हाउस को लेट आउट कहेंगे। और लेट आउट के बारे में कैसे इनकम कैलकुलेट करते हैं इसके छोटे छोटे टुकड़े हमने पढ़ लिए थे। अगर हाउस पूरा वैकेंट रहता है तो हम एक स्पेशल तरीके से लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करेंगे जिसमें जीवी से लेकर लास्ट तक नील रहता है, यह आपने पढ़ा था। और अगर उस हाउस में कुछ हिस्से में खुद रहता है या उस हाउस में खुद रहता है और हाउस वैकेंट रहता है रहने के साथ में, अर्थात रेंटेड शब्द नहीं है, तो इस मकान को सेल्फ ऑक्यूपाइड कहते हैं। ये तब की स्थिति है जब एक करदाता के पास में केवल एक मकान होता है। अगर एक से ज्यादा मकान हो तो भी हमने पढ़ा था एक या 2 हाउस जिनका यूज वह खुद के रहने के लिए करता है फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड रेजिडेंस पर्पज, उनका सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी की तरह कैलकुलेशन करेंगे इनकम का। रिमेनिंग सभी हाउसेस की कैलकुलेशन करेंगे लेट आउट की तरह या स्पेशल लेट आउट की तरह। ये जो रूल है
सेल्फ ऑक्यूपाइड पहले ये 1 हाउस का था, करंट प्रीवियस ईयर से ये रूल 2 हाउसेस पे भी अप्लाई होने लगा है। तो मुझे ऐसा लगता है इस बार ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है जिसमें सेल्फ ऑक्यूपाइड के रूप में 2 हाउसेज यूज होते हैं। अब करेंगे कैसे? जब ऐसा प्रश्न आता है तो सबसे पहले मैं इन हाउसेस के बारे में एक संक्षिप्त डायग्राम बना लेना चाहता हूं। इसमें हमारे प्रीवियस ईयर की स्टार्टिंग 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 20 तक की है। फर्स्ट हाउस क्या हो रहा है? खुद रहने के काम आता है, सेल्फ ऑक्यूपाइड हो गया। सेकंड हाउस कुछ समय तक वह वैकेंट रहता है, रिमेनिंग में वो बिजनेस के काम में लेता है। हमने अपने पहले वीडियो में पढ़ा था कि ऐसे उद्देश्य के लिए बिजनेस के एम्प्लॉय को रेंट पर देना, रेंट लेना, उस एम्प्लॉय का वहां रहना बिजनेस के लिए जरूरी है, बेनिफिशियल है, तो यह इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की नहीं मानी जाती, यह उस बिजनेस की इनकम मानी जाती है। तो मतलब हमारे लिए यहां यह भी काम नहीं करना। तीसरा जो हाउस है उसमें 1/3 है, उसमें वह खुद रहता है, और 2/3 है उसमें उसके माता पिता रहते हैं। परंतु यहां वर्ड जो रेंटेड होता है वो रेंटेड वर्ड नहीं है, अर्थात यह भी हुआ 1/3 सेल्फ ऑक्यूपाइड हुआ, 2/3 भी सेल्फ ऑक्यूपाइड हो गया। फोर्थ हाउस 2 महीने के लिए खाली रहता है, वैकेंट पीरियड जो है वो है 2 मंथ्स का, और लेट आउट पीरियड है वो 10 महीने का, ये लेट आउट है। तो इस प्रकार से सबसे पहले आप प्रश्न हल करने फाइनल करने से पहले आप एक प्रकार से डायग्राम बना लें, और ये आप देख लें कौन सा मकान का कैसे ट्रीटमेंट करना है। जो छोड़ना है उसको छोड़ दीजिए, जो लेना है उसको आगे लेके आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में आपका स्टेप होना चाहिए ये देखना कि आखिर हमें कैलकुलेट क्या क्या करना है। जो फर्स्ट हाउस है वो हमने पूरा छोड़ दिया। पूरा क्यों छोड़ा? क्योंकि फर्स्ट हाउस में सेल्फ है, और सेल्फ में एक ही आइटम आती है, वो आइटम आती है इंटरेस्ट लोन की, एंड फर्स्ट हाउस में कोई लोन नहीं है, तो फर्स्ट हाउस छूट गया। सेकंड हाउस छूट गया क्योंकि वह हाउस बिजनेस के काम में आता है, या उसका जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था उस हाउस का रेंट बिजनेस की प्रॉपर्टी होगा, न कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से उसकी कोई कैलकुलेशन होगी। और थर्ड हाउस, अब थर्ड हाउस हमने पूरा ले लिया क्योंकि थर्ड हाउस पर ये इंटरेस्ट ऑन लोन पे करता है, या इंटरेस्ट ऑन लोन पेबल है, इसलिए थर्ड हाउस के बारे में हमें शॉर्ट नोट में कैलकुलेट करना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन लोन। फोर्थ हाउस पूरा का पूरा लेट आउट है, अतः फोर्थ हाउस की नॉर्मल तरीके से जीओवी कैलकुलेट करेंगे, और जब जीओवी कैलकुलेट करते हैं तो एमटी भी आएगा, जब आएगा तो फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन भी आएगा, ये सब बातें तो आनी है, और इंटरेस्ट लोन क्योंकि यहां भी लोन लिया हुआ है। तो इस प्रकार से अब हम शॉर्ट नोट से हमारा काम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग लेते हैं हमारे थर्ड हाउस के बारे में कैलकुलेशन हमारी। यस, थर्ड हाउस की थर्ड हाउस की कैलकुलेशन। थर्ड हाउस में हम लोगों ने ये थर्ड हाउस का कैलकुलेशन एक ही पॉइंट कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट लोन। जब कोई हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड होता है, आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि वहां हमें कंपेयर करना पड़ता है इंटरेस्ट नॉर्मल अमाउंट का जो हमने कैलकुलेट की है उसका 30,000 से या 2 लाख से, और 2 लाख से कैलकुलेट करने के लिए 3 पॉइंट्स यस होने चाहिए, तो 2 लाख से कंपेयर करेंगे, अन्यथा 30,000 से कंपेयर करेंगे। इस प्रश्न में जो थर्ड सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी है उसमें देखिए
लोन लेने की डेट 1 अप्रैल 99 उसके बाद की है, हमें क्वेश्चन में बताई ही नहीं लोन लेने की डेट है, अर्थात फर्स्ट कंडीशन पूरी ना हुई। क्या लोन बनाने या परचेज करने के लिए लिया था? क्वेश्चन में साफ लिखा है नो, ये तो रिपेयरिंग के लिए लिया था। और वैसे भी 3 में से 1 पॉइंट जब नो हो गया है तो बाकी 2 पॉइंट चेक करो ना करो, क्या फर्क पड़ता है। मतलब तीनों कंडीशन या कम से कम एक कंडीशन जब नो हो जाती है तो कंपेरिजन हमारा 30,000 से होगा, 2 लाख से नहीं होगा। इंटरेस्ट प्रश्न में बताया है, तो यहां जब इंटरेस्ट प्रश्न में बताया है, कोई लोन अमाउंट नहीं बताई, तो सीधा सा मतलब है इंटरेस्ट अमाउंट हम लोग लिख लेंगे। तो एक्चुअल इंटरेस्ट अमाउंट बनती है 30,000, कंपेयर करेंगे 30,000 से तो 32,000 बनती है एक्चुअल। तो 32,000 30,000 से कंपेयर करेंगे और मिनिमम लेंगे 30,000। तो यह है हाउस नंबर 3 के शॉर्ट नोट की अमाउंट हुई। इस प्रकार से शॉर्ट नोट सॉल्व करके देखेंगे। अब हम करते हैं हमारे फोर्थ हाउस के बारे में। फोर्थ हाउस के बारे में आप जब कैलकुलेट करेंगे म्युनिसिपल वैल्यू का और फिर रेंट का, एसआर का, तो आपको मालूम होगा कि यहां ईआर है 60,000। एक्चुअल में यहां एफआर है ही नहीं, एसआर है ही नहीं, तो नहीं है तो हमें तो मैक्सिमम लेना है, तो हमें लेना है 60,000। ये हमारा हुआ ईआर। एआर कैलकुलेट करने का आपने डायग्राम पढ़ा था। 12 मंथ्स का रेंट बनता है 66,000। कैसे? 5500 एक महीने का रेंट है, इंटू 12 मंथ्स के लिए हम लोग बात करते हैं, तो ये हुआ 66,000 रेंट। सेल्फ ऑक्यूपाइड पीरियड 0, खुद रहा ही नहीं फोर्थ हाउस में। वैकेंट पीरियड क्वेश्चन कहता है 2 मंथ्स, तो 2 मंथ्स का रेंट बना 11,000, 5500 इंटू 2, और 12 मंथ से ये 0 है, ये 2 है, तो ये बचेगा 10 मंथ्स, और 10 मंथ्स का रेंट बनेगा 5500 से मल्टीप्लाई करने के बाद में 55,000। यूआर क्वेश्चन कुछ बताता ही नहीं है, अनरियलाइज्ड रेंट है, और रेंट रिसीवेबल होगा 55,000। और हमें ये पता है कि हमारे एआर की कैलकुलेशन में 2 पॉइंट्स आते हैं, रेंट रिसीवेबल एंड वीपी रेंट। ये अमाउंट बनती है 66,000, ये हमने यहां लिख दी। थर्ड पॉइंट होता है फर्स्ट और सेकंड का जो मैक्सिमम होगा वह पॉइंट, और यह पॉइंट है यहां 66,000। और जीवी होता है, हमने पढ़ा है, इस थर्ड पॉइंट की अमाउंट माइनस वैकेंट पीरियड का रेंट जो बना 11,000। इस प्रकार से हमें प्राप्त हो गया है हमारा जीएवी 55,000। ठीक है, दोबारा देख लेना इसको। थर्ड नोट की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें बता रखा है कि जो हाउस लेट आउट है उसका इंटरेस्ट लोन 24,700 है। तो हमने कंपेयर क्यों नहीं किया? आप सोचें कंपेयर क्यों नहीं किया? अरे भाई कंपेयर तो तब करते हैं ना जब कोई हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड हो। जब सेल्फ ऑक्यूपाइड है ही नहीं तो कंपेयर किस लिए करना? तो फोर्थ हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं है, इसलिए कंपेयर नहीं करा। जो अमाउंट इंटरेस्ट का दे रखा है प्रश्न में 24,700, वो वैसे का वैसे ही ले लिया। अब ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन हुआ। पहले में जीएवी सेल्फ ऑक्यूपाइड थर्ड हाउस, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी ऐसे लिखना होगा। एक बात और लिखनी होगी जो मैं लिखने से भूल गया, आप वहां लिखेंगे 4AY 2020-21 ब्रैकेट में PY 1920, ये बात भी आपको लिखनी है। जीएवी 0, जीएवी 0 इसलिए होगा क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड में एक ही अमाउंट होती है और वो होती है इंटरेस्ट ऑन लोन। बस इसको लिख देना है। यही हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी माइनस की हो गई। और जो लेट आउट है उसमें तो जीएवी हमने कैलकुलेट किया था हमारे नोट में। एमटी पेड क्वेश्चन लिखा हुआ है, कितना परसेंट एमटी म्युनिसिपल पेड चुकाया है, माइनस करने पर हमारे पास अमाउंट आती है एवी की। स्टैंडर्ड डिडक्शन इस एवी का 30% कैलकुलेट किया जाता है, ये अपने पढ़ा हुआ है। अमाउंट हुई 14,700। और इंटरेस्ट लोन 10,000, मैं 24,700 गलत बोला था, ये 10,000 इंटरेस्ट लोन है जो प्रश्न में बता रखा है। इस प्रकार से इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये अमाउंट बनेगी 24,700, और ये 49,000 एवी में से माइनस करेंगे
तो बनेगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये तरीका होता है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ऐसे में लगभग 5-6 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। आप एग्जाम्पल सॉल्व करना शुरू कर दीजिए इसी तरीके से। चलिए आज का कार्य यही समाप्त करते हैं। इन वीडियो को दोबारा देखना।